हेलो छात्रों, दीक्षांत एडुटेक में स्वागत है आपका। आज वर्ग 3 के लिए विषय हिंदी में पाठ सवालों का शहर बड़ा ही रोचक और व्यंग्यात्मक यह पाठ है। गुदगुदाने वाला पाठ है, हंसने वाला पाठ है। सवालों का शहर। इस पाठ में एक ऐसे अद्भुत शहर के बारे में जानने वाले हैं हम लोग, जिसमें सवाल पूछे जाते हैं और एक सवाल जब पूछा गया तो जब तक वह सवाल हल नहीं होता, उसका समाधान नहीं मिलता, तब तक उस देश के, उस नगर के सभी लोग उस सवाल के पीछे पड़े रहते थे। और जब हल हो जाता था तो सब लोग खुश हो जाते थे। आइए इस रोचक शहर के बारे में हम पढ़ेंगे आज। इस पाठ में अधिगम संप्राप्ति क्या क्या हमें मिलने वाली है। तो किसी भी समस्या या सवाल का हल ढूंढने का प्रयास करना। कोई अगर समस्या आती है जीवन में, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, हमेशा ही आती रहती हैं जीवन में। बचपन में, छोटे में भी समस्या आती है और बड़े होने पर भी समस्या आती है। समस्याएं सदैव ही रहती हैं हमारे साथ। अपने आसपास की चीजों को परखना और उनसे जुड़े सवाल करना। अपने आसपास की चीजों को परखना और उनसे जुड़े सवाल करना, अर्थात समस्याएं सदैव ही आती हैं और सवालों का हल ढूंढना चाहिए। हम लोग इस पाठ के अंतर्गत एक ऐसे शहर के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक ऐसे शहर के बारे में जो सवाल अगर आ जाता है उस शहर में तो वह सवाल कहीं जाता नहीं, बल्कि उसका हल निकाला जाता है। और जब तक हल नहीं निकलता तब तक उस शहर के सारे लोग उसमें जुड़े रहते हैं। अपने आसपास की चीजों को परखना और उनसे जुड़े सवाल करना। अपने आसपास यह समझना कि भारी चीजों को कैसे मापा जा सकता है। भारी चीजों को आखिर हम कैसे मापें, कैसे माप सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक बिल्ली है तो उसका वजन तो हम कर लेते हैं, लेकिन अगर हाथी है तो उसको वजन कैसे करें। तो यह तरीका अगर हम ढूंढते हैं तो नथिंग इज बी इम्पॉसिबल। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है, हर चीज पॉसिबल हो सकता है। इस पाठ में हमें देखने को मिलेगा पाठ पढ़ना, समझना और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर स्वयं देना। पाठ को पढ़ना, समझना और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर स्वयं से दे सकते हैं आप, स्वयं देना। यह इस पाठ से हमें मिलने वाला है। आइए छात्रों, देखते हैं यह पाठ आरंभ करके। यह कहानी है एक खास जगह की जिसका नाम सवालों का शहर था। यह कहानी एक खास जगह की है जिस जगह का नाम था सवालों का शहर। खास शहर, उसका नाम ही था सवालों का शहर। इस सवालों के शहर में सभी लोग सवालों का हल ढूंढने में लगे रहते थे। सभी लोग सवालों का हल ढूंढने में लगे रहते थे। किसी सवाल के आते ही लोग उसका जवाब पाने में जुट जाते। अगर कोई सवाल आ जाता तो उस सवाल का जवाब पाना, उस सवाल के जवाब पाने के लिए वह सब लोग एकजुट हो जाते कि भाई ये कैसे होगा, कैसे होगा। और जब तक नहीं होता था तब तक वह करते रहते थे, ढूंढने में लगे रहते थे। किसी सवाल के आते ही लोग उसका जवाब पाने में जुट जाते। कोई सवाल छूट न पाता था, लेकिन एक दिन एक ऐसा सवाल आया जिसने सब कुछ बदल डाला। लोग लगे अपने अपने बाल नोचने। अरे क्या होगा इसका जवाब, बाल नोचने लगे सभी लोग। बहुत सिर खुजलाया पर कुछ न सूझा। सिर भी खुजलाया। ऐसा होता है ना, जब हम सवालों का जवाब नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो कभी सिर खुजलाते हैं, कभी
अपना सर ठोकते हैं। तो इस तरह से वहां के भी लोग अपना सिर खुजलाने लगे। और क्यों? क्योंकि उस सवाल का जवाब उन्हें मिल नहीं रहा था। हुआ यह कि राजा का राजकुमार, आखिर वो सवाल क्या था जिस सवाल की वजह से इतने में सभी लोग परेशान थे उस शहर के? हुआ यह कि राजा का राजकुमार अप्पू को नाश्ता खिलाने में, राजा के ये राजकुमार महोदय अप्पू को नाश्ता खिलाने में लगे थे। अब अप्पू को नाश्ता खिला रहे थे राजकुमार, अच्छी बात थी। इधर अप्पू मजेदार नाश्ता गरपने में लगे थे और उधर राजकुमार के दिमाग में एक सवाल आया। राजकुमार के दिमाग में, अब ये राजकुमार अप्पू को नाश्ता दे रहे थे, खिला रहे थे और उनका दिमाग जो था वह काम कर रहा था एक सवाल खोजने में। उनके दिमाग में एक सवाल आया। सवाल यह था कि कितना वजन होगा अप्पू का। अप्पू कौन? भाई अप्पू तोता, मैना, पशु पक्षी है। पशु तो है लेकिन अप्पू है कौन, जानना चाहते हैं? अप्पू राजकुमार का हाथी है। हाथी था। अप्पू कौन था? राजकुमार का हाथी था। ये सवालों का शहर है और यहाँ अप्पू हाथी को नाश्ता करा रहा है। अप्पू खुद ही छोटा लेकिन सवाल बहुत बड़ा, और सवाल इतना बड़ा कि भाई अप्पू का वजन कितना होगा, इस हाथी का वजन। अब बताओ किस तराजू पर अप्पू को तोला जाएगा? राजकुमार ने सबसे अपना सवाल पूछा। सभी हैरान थे, किसी को नहीं पता था कि क्या करें, कैसे करें। यह कोई छोटा मोटा तो काम था नहीं। किसी को नहीं पता था कि भाई ये कैसे हो सकता है। सभी लोग हैरान, पूरा सवालों का शहर। अब यही युक्ति में अप्पू का वजन कितना होगा, अप्पू का वजन कितना होगा, इस तरह से खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे, लेकिन सवाल का जवाब जल्दी मिल नहीं रहा था। अब आगे देखिए, जल्दी ही यह सवाल पहुंचने लगा। कहां तक? कहां पहुंचने लगा? तो राज दरबार में, घरों में, सड़कों पर, खेत खलिहानों में और मैदानों में जा खेलते थे बच्चे। भाई अप्पू का वजन कितना होगा, एक सवाल है भाई, ये तो पता ही नहीं चल रहा है। अप्पू का वजन कितना होगा? ऐसे एक से दूसरे को, तीसरे से चौथे से पूरा शहर मिलके इस सवाल को अब ढूंढ रहा है कि अप्पू का वजन कितना होगा। कुछ बुद्धिमानों की राय थी कि तोल मशीन या तराजू पर अप्पू को वजन किया जाए। कुछ तराजू अप्पू के लिए छोटे पड़ गए। कुछ तोल मशीन अप्पू के वजन के सामने ठहर नहीं पाए तथा कुछ मशीनें और तराजू अप्पू के पैर रखते ही टूट गए। बड़ा सिर खपाया उन्होंने। वे ऐसे लोग न थे कि जल्दी ही हार मान लेते, पर तराजू और तोल मशीन का उपाय असफल रहा। भाई कोई भी तराजू बनाएंगे, अप्पू तो हाथी है, अब उसका वजन करने के लिए तो वो तो हाथी क्या है, हाथी इतना विशाल होता है जो अपने सूंड में लपेट के पेड़ को उखाड़ देता है। अब उस पेड़ की टहनियों से बनी हुई वो तराजू भला उसका वजन कैसे कर पाए? हाथी तो बहुत भारी होता है। तो अप्पू कोई ऐसा वैसा हाथी तो था नहीं, वह तो खुशहाल राज्य का खाता पीता हाथी था, कोई दुबला पतला भी नहीं था। सवाल सभी को हैरान किए था। इतने में
एक छोटी सी बच्ची मीनू को एक उपाय सूझा। मीनू को उपाय सूझा। क्या आपके क्लास में किसी का नाम मीनू है? क्या उनको भी उपाय ऐसे ही सूझते हैं? देखिए मीनू को क्या उपाय सूझा। सवाल सभी को हैरान किया था। इतने में एक छोटी सी बच्ची को मीनू को एक उपाय सूझा और वह चल दी राज दरबार की ओर। कहाँ चल दी वो? तो राज दरबार की ओर। शहर में कहीं थी मीनू, छोटी सी बच्ची। उसको जब उपाय सूझा तो वह राज दरबार में चल दी। अब राज दरबार के सामने आकर के वह बताएगी वह उपाय क्या है। राजा ने सुना। राजा जब सुने कि एक मीनू नाम की लड़की है, छोटी बच्ची है, लेकिन उसके पास उपाय है अप्पू के वजन को पता करने का, तो क्या किया राजा ने? सुना और सोचा। राजा ने सुना कि अप्पू एक मीनू नाम की लड़की है, वो आ रही है हमें बताने के लिए अप्पू का वजन। फिर सुना और सोचा, और फिर उन्होंने सोचा कि आखिर वो लड़की कैसे बता सकती है। सोचा और आदेश दिया कि जो यह कहती है वह करके जरूर देखे। यह छोटी बच्ची जो बातें बोल रही है उसको करना है और करके जरूर देखना है हमें कि आखिर वह कैसे वजन को निकालती है। हाथी तुले न तुले, कम से कम इस बच्ची की हिम्मत और हौसले को तो परखना ही चाहिए। अच्छी सोच थी राजा की कि भाई हाथी की तौल हो या ना हो, लेकिन हाथी की तौल भले ही ना हो, लेकिन इस बच्ची के दिमाग की तौल जरूर हो जाएगी कि यह कितना हिम्मती और हौसले वाली यह मीनू है। सभी चल दिए नदी की ओर। मीनू ने जो युक्ति बताई थी उस हिसाब से सभी लोग कहाँ चल दिए? नदी की ओर। भाई अब नदी की ओर कैसे होगा? आप भी थोड़ा सोचिए मीनू की तरह कि मीनू ने कौन सी युक्ति निकाली होगी। तो मीनू, कौन कौन गया नदी की ओर? मीनू, राजा, राजकुमार, दरबारी। दरबारी किसको? जो दरबार में रहते हैं, मंत्री संतरी। अप्पू, अप्पू कौन? हाथी। और पीछे पीछे लोगों का हुजूम माने भीड़। बहुत लोग चल रहे थे, पूरा शहर के लोग चल रहे थे। अरे भाई सवाल था, सवाल का जवाब लेना था। और एक मीनू सबसे आगे आगे राजा साहब के साथ चल रही थी। क्या रुतबा! बुद्धिमान लोग, छात्रों, कहा जाता है कि राजा तो अपने राज्य में ही पूजे जाते हैं, परंतु एक बुद्धिमान व्यक्ति सर्वत्र पूजनीय होता है, सभी जगह पूजा जाता है। उसके लिए पूरा संसार एक समान होता है। वहां पे अप्पू को एक नाव में खड़ा किया गया। अब देखो मीनू ने जो उपाय बताया था, तरकीब जो सोची थी, उसी को सब लोग मान रहे थे। और क्या किए कि अप्पू को एक नाव में खड़ा किया गया। देखते देखते नाव डूबने लगी। और जब डूबना और न हुआ तो मीनू ने वहां निशान लगा दिया। माने डूबने लगी और डूबने लगी और डूबने लगी और डूबने लगी। अब नहीं डूब रही है, नहीं डूब रही है। तो हाथी तो बैठा है, अप्पू बैठा है उस नौके पर, और डूब नहीं रही है। तो वहां पर मीनू ने एक निशान लगा दिया नाव के ऊपर कि इतना डूबा था जब हाथी इस अप्पू इस नाव पर चढ़ा था, तो यह पानी में इतना डूबा था। देखिए क्या दिमाग! मीनू ने वहां निशान लगा दिया जहां तक नाव पानी में डूबी थी। अप्पू को नाव से उतारा गया। नाव में फिर पत्थर रखे गए और नाव पानी में डूबने लगी। अब अप्पू को उतार दिया गया और नाव में अब पत्थर रखने लगे। पत्थर रखने से भी
नाव क्या हुई, डूबने लगी। और मतलब डूबते जा रही थी और डूबते जा रही थी और डूबते जा रही थी। जब डूबते डूबते पत्थर डाला जा रहा था और नाव डूबते जा रही थी तो क्या हुआ, ये नाव में बैठा करके अप्पू को, नाव डूबते जा रही थी, पत्थरों को डालने के बाद भी नाव डूबते जा रही थी। जब पानी नाव पर लगे निशान तक पहुंचा तो मीनू चिल्लाई, बस बस अब और पत्थर न रखे जाएं, बस। क्यों? क्योंकि वह जो निशान लगाई थी नाव में, जब अप्पू बैठा था नाव पर और नाव डूब रही थी, तो जहां खत्म हो गया था डूबना वहां पर मीनू ने एक निशान लगाया था। इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा, तो वो जो निशान लगाई थी मीनू, वहां तक जब पत्थरों को रखते रखते भी नाव डूब गया तो मीनू बोली, बस अब पत्थर मत डालिए, नहीं तो नाव पूरी डूब जाएगी, पत्थर न रखे जाएं। इसके बाद नाव में रखे पत्थर तौले गए। पत्थरों को अलग अलग करके तौला जा सकता है, लेकिन हाथी को अलग अलग कैसे तौला जाता? क्या कमाल का आइडिया लगाया था मीनू ने। उनका जितना वजन निकला उतना ही अप्पू का वजन था, और यह वजन सही भी था। पता है अप्पू का वजन कितना था? कितना था? देखिए तो 5000 किलो। अप्पू का वजन कितना था? 5000 किलो। हाँ, पूरे 5000 किलो अप्पू का वजन था। सोचो, ये 5000 किलो किस तरजुई पर, किस तराजू पर, किस मशीन पर तोला जा सकता है, जिस पर ट्रकों को चढ़ा करके तोल पर तोला जाता है, उस पर भी अप्पू को तोलना मुश्किल था, वो तोल भी टूट जाता। और तब उस सवालों के शहर वाले लोग उस सवाल को सॉल्व कर चुके थे, निकाल चुके थे। इस तरह से उस सवालों के शहर में लोग सवालों को, समस्याओं को समाधान तक लेके जाते थे, और जब समस्या का समाधान मिल गया तब अप्पू का वजन मालूम चल गया और पूरे शहर वाले लोग खुश हो गए। और खुश होकर के वहाँ के लोग अपना मीनू को सबने शाबाशी दी, और शाबाशी दे करके मीनू को, सब लोग शाबाशी दे करके मीनू को बहुत सारी बधाइयाँ मिली, और राजा ने भी उनको जरूर पुरस्कार दिया होगा। ऐसे बच्चों को जो अच्छे काम करते हैं, जो अपने उपाय युक्तियां लगा करके किसी भी समस्या को समाधान में बदलते हैं, उनको तो पुरस्कार जरूर मिलता है। और निसंदेह आप में से भी जो अच्छे युक्तियां लगाकर, अच्छे आइडिया लगाकर जो काम करेंगे, उन्हें जरूर पुरस्कार मिलेगा, शाबाशी मिलेगा। इसीलिए छात्रों, अच्छे काम करने चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए, और जब भी सवाल हो सामने तो उससे उकताना नहीं चाहिए, बल्कि उसके जवाब तक पहुंचने के लिए सोचना जरूर चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले पाठ के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। बाय, सी यू, धन्यवाद, एंड आपका दिन मंगलमय हो।